आज मैं हम जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ उस विषय का नाम है अर्थशास्त्र। परिभाषा, पिता, महत्व। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का परिभाषा है अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, वितरण, विनिमय, वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग, वितरण, विनिमय का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उत्पादन से आशय यह है कि जैसे हम कोई, जैसे कृषि से संबंधित जैसे गेहूं का उत्पादन करते हैं या कोई इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं से उत्पादन मतलब कि जैसे कि एजुकेशन से इतने बच्चे सफल हो रहे हैं तो एक संदर्भ में उत्पादन हो रहा है, सर्विस दी जा रही है, इतना सर्विस उत्पादन हो रहा है, इतनी सब सारी चीज़ें होती हैं। विनिमय मतलब होता है कि एक्सचेंज, अदला बदली। और साथ ही साथ वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, माने बांटना। बांटना मतलब ये होता है कि हम वस्तुओं एवं सेवाओं को जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था विशेष में कैसे इसको बांटेंगे। बांटने का मतलब है कि जैसे वंचित लोग हैं और साथ ही साथ गरीब तबके के लोग हैं, उन सबको कैसे बांटना है, यह सब अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के पिता का नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एडम स्मिथ की एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्र की संपदा। इस बुक एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में
अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। आप जानते होंगे एडम स्मिथ ने 1776 में जब अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन को जनमानस के सामने यानी प्रस्तुत किया तो उसमें इन्होंने धन का विज्ञान कहा। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि द वेल्थ ऑफ नेशन में ही एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत का नाम है हस्तक्षेप की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी क्रांतियां हो गई। हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है कि सरकार जो है उद्योगों पर कोई नियंत्रण नहीं रखेगी। उद्योग जो है अपनी बाजार की मांग पर ही, डिमांड एंड सप्लाई के नियम का ही पालन करेंगी। सरकार यह नहीं निर्धारित करेगी कि इस उद्यम को ये उत्पादन करना है, इस वस्तु को उत्पादन करना है इस वर्ष। ये सब सारी चीजें इसमें हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से जाहिर किया है डॉक्टर एडम स्मिथ ने। और साथ ही साथ ये भी जानना आवश्यक है कि इसी हस्तक्षेप की नीति की वजह से मार्क्स विचारधारा जो आया। मार्क्स विचारधारा में समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार के कंट्रोल के विषय में चर्चा किया गया है। और साथ ही साथ हम इसके बाद जानेंगे महत्व क्या है, अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। अर्थशास्त्र का महत्व ये है, सबसे पहले अगर अभी इससे महत्व से पहले एक विषय और जान ले। यदि आपसे पूछा जाए भारत में अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आप इनका नाम लेंगे चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य की एक बुक है अर्थशास्त्र। बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन यह बुक एक राजनीति से संबंधित बुक है। इस बुक में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका एवं खेत में जो उत्पादन के लिए उत्पादन करता है उसको धन कहा, अर्थ कहा है। इसी संदर्भ में अर्थशास्त्र बोले हैं आचार्य चाणक्य ने। और साथ ही साथ हम महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। महत्व विषय में चर्चा यह करते हैं कि सबसे पहले अर्थशास्त्र यदि आप पढ़ते हैं, इससे आप पर कैपिटल इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। इससे आप पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और दूसरे नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के अलावा यह भी जानेंगे कि जीडीपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी जानकारी हमें होगी। तीसरे नंबर पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत हमें जो होती मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, जैसे हमारा जो आरबीआई है धन का प्रवाह बाजार में कैसे बढ़ाता है और कैसे धन के प्रवाह को कैसे खींचता है, यह सब मॉनेटरी पॉलिसी। और साथ ही साथ हम बजट के विषय में भी जानेंगे। ये सब चीज़ें महत्व होता है पढ़ने का साथ। और ये भी महत्व होता है अनएम्प्लॉयमेंट,
पॉवर्टी, ये सब अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्योंकि जब इसके महत्व विषय चर्चा कर रहे हैं तो महत्व में ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब अगर हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को बारीकी से, इसका यदि गहन अध्ययन करेंगे तो इस सब विषय में हम आराम से जान पाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय से मतलब है कोई व्यक्ति अगर किसी राष्ट्र में रह रहा है तो वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कितनी रुपए खर्चा करता है महीने में, और या सालाना। और जीडीपी, जीडीपी मतलब जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से हम कैसे यह जान पाएंगे कि किसी राष्ट्र की कितनी ग्रोथ रेट है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, इसके माध्यम से अभी भी जान पाएंगे मौद्रिक नीति कितनी है। और बजट का, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भी अध्ययन कर पाएंगे। ये मुख्य से यही सब बातें हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार के विषय में। अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र जो होता है दो प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों को जानते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से आशय यह है कि जैसे व्यक्तिगत स्तर पर एक उत्पादक, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, जैसे कि एक उत्पादक एक उपभोक्ता, इसका नाम ही माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है कि जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब कि छोटा, यानी कि छोटे से मतलब छोटे छोटा, यानी कि जो नग्न आंखों से भी जल्दी न दिखाए, सूक्ष्म। तो इसके अंदर माइक्रो, माइक्रो का स्तर पर जैसे क्या किया, सरकारें जो होती हैं यह जीडीपी की गणना करते समय यह जान पाती है माइक्रो इकोनॉमिक का प्रयोग करके एक उत्पादक, यानी कि किस जिले में या ग्रामीण स्तर में, राष्ट्र स्तर पर एक उत्पादक कितना, जैसे कि 1 हेक्टेयर भूमि में कितना उत्पादन कर रहा है फसलों का। और साथ ही साथ एक उपभोक्ता के स्तर पर कितना उपभोग कर रहा कोई व्यक्ति, गेहूं, चावल या बस यातायात सेवाओं का, ये सब चीजें होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सब बृहद स्तर पर राष्ट्र की
राष्ट्र की बेरोजगारी और इसके अलावा मुद्रास्फीति और साथ ही साथ राजकोषीय घाटा का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि समष्टि में बृहद में राष्ट्र के अंतर्गत हम जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और साथ ही साथ राजकोषीय घाटा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ उत्पादन, एक व्यक्ति बेरोजगार है, लेकिन इस स्तर पर हमें भारत के सारे बेरोजगारों का आंकड़ा निकालना पड़ता है, साथ ही साथ महंगाई दर निकालना पड़ता है पूरे राष्ट्र की, भाई महंगाई कितनी चल रही है, किस वस्तु, कौन सी वस्तु महंगा हुआ है अभी, साथ ही साथ कौन सा वस्तु सस्ता हुआ है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। और राजकोषीय घाटा का भी अध्ययन किया जाता है इन सब के अंतर्गत। अब जो बात आती है कि अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था के विषय पे जानने के लिए। अर्थव्यवस्था पहले नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमी। अर्थ और साथ ही साथ परिभाषा और इतिहास। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है धन का स्थिर कार्य प्रणाली। कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था मतलब स्थिर कार्य प्रणाली, यानी किसी राष्ट्र के अंतर्गत हम जैसे धन का आवागमन जो हो रहा है उसके अंतर्गत हम जब सिस्टम है किस माध्यम से कौन सी इकोनॉमी है, जैसे कि कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, या सोशलिस्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या ओपन इकोनॉमी, इन सब का अध्ययन, इसका मतलब यही होता है धन का स्थिर कार्य प्रणाली। यदि हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा की विषय में चर्चा करें तो परिभाषा इसका सेम है, बस परिभाषा में क्या करना है, जैसे कि हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन जब किसी राष्ट्र विशेष के लिए किया जाता है।
किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि वस्तु एवं सेवा है उसका अध्ययन जब हम किसी राष्ट्र का, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में यही अंतर है कि अर्थशास्त्र में हम चीजों का सिर्फ सैद्धांतिक देखते हैं, अर्थव्यवस्था में उसका हम प्रैक्टिकल रूप देखते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन वितरण विनिमय काल्पनिक घटना, काल्पनिक बात है कि, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन यानी कि किसी वैसे भारत में अब आप बताइए उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन 5 किलो हो रहा है, 5 किलो को वितरण गरीबों में 2 किलो वितरित कर दिए और उसमें से 2 किलो श्रीलंका भेज दिए, विनिमय हो गया, उपभोग मतलब कि उसमें से 1 किलो खा लिए। ये सब चीजें अध्ययन की जाती है। एक यानी कि अर्थव्यवस्था क्या हो, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन मतलब कि पैदावारी यानी वितरण मतलब बांटना, विनिमय मतलब होता है कि अदला बदली यानी विनिमय एक्सचेंज। उपभोग का अध्ययन जब किसी राष्ट्र विशेष यानी भारत के लिए किया जाता है तब हम इसे परिभाषा में कहते हैं अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम जानते हैं अर्थव्यवस्था का इतिहास। अर्थव्यवस्था के इतिहास के विषय में अच्छा चर्चा करें, सबसे पहले इसकी चर्चा हमें मिलेगी सुमेरियन राजवंश में। सुमेरियन राजवंश, सुमेरियन राजवंश के विषय में बताना चाहते हैं कि मेसोपोटामिया जो दजला एवं फरात नदी के किनारे बसी सभ्यता, उससे पहले सुमेरियन सभ्यता थी, लगभग ईसा के पूर्व से जन्म पहले 3500 ईसा पूर्व में। तो सुमेरियन राजवंश सभ्यता थी। सुमेरियन राजवंश में जो एक लिपि का उपयोग होता है, किलाक्षर लिपि, किलाक्षर लिपि, किलाक्षर लिपि जो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि का है, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि भी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार यह किलाक्षर लिपि क्या है, तो आपको बताना चाहते हैं। मिट्टी जानते हैं ना, मिट्टी, मिट्टी जो गाद होता है उस गाद को जब हम सुखा देते हैं, यानी जैसे कि उसको हम मिट्टी लिए, मिट्टी को उसको समतल कर दिए किसी खांचे में लेकर उसको सुखा दिए, जब मिट्टी का वो जो ढांचा तैयार हो जाए जैसे कि किसी आकार में, मतलब कि जैसे कि ऐसे ब्लैक बोर्ड के आकार में, जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड के आकार में ही मिट्टी का गाद तैयार हो जाए मिट्टी के, फिर उसके जो होता था उसे किसी उस मिट्टी जो गाद होता था उस गाद में कील यानी कि मतलब कि खीले से या अन्यथा किसी अन्य वस्तुओं से, किसी मान लीजिए किसी और कोई नुकीली धातु से उस पर खुरेज खुरेज के लिखा जाता था, यानी कि मिट्टी के गाद पर ही लिखा है, उसी किलाक्षर लिपि बोला जाता है। तो किलाक्षर लिपि में हमें सबसे पहले पुरान बैंक जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब यह होता है कि जब हम कोई वस्तु का विनिमय करते हैं, मान लीजिए सुमेरियन सभ्यता में किसी औरत के यहाँ अगर चावल है, उसको रोटी बनाना, गेहूं नहीं है, किसी अन्य जगह यानी अपने पड़ोसी में जाकर चावल देकर गेहूं ले लिया, तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक वस्तु दिए एक वस्तु ले लिया। ये सब चलती थी अपने यहाँ से ऋग वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम था। और साथ ही साथ इसमें किलाक्षर लिपि में ही लिखा गया है। एक चीज और मिला है हमें, जो उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी विस्तार से वर्णन है, बैंकिंग व्यवस्था का भी वर्णन है, बैंकिंग व्यवस्था का भी वर्णन है। तो और उसमें साथ ही साथ बैलेंस शीट, यानी जैसे मान लीजिए ये भी मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई महाजन ने किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, महाजन लोन को किसी खाते में चढ़ाते हैं तो उसके लिए बाकायदे से बढ़िया से खाता बुक भी का उपयोग होता था। तो ये सब चीजें होती है, ये सब चीजें चली आ रही प्राचीन काल से, तो यही इसका इतिहास है। विकसित हुई, धीरे धीरे व्यवस्थाएं विकसित हुई, वस्तु विनिमय की जगह धीरे धीरे धातु मुद्रा का उपयोग होने लगे, सोने का उपयोग होने लगा, सोने धातु का, चांदी धातु का उपयोग होने लगा। और इसके अलावा जैसे धीरे धीरे आप संतुलन काल में आएंगे, जैसे जीतल और
टंका ये सब चलने लगे, चांदी के ये सब उपयोग होने लगे। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय पे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने होते हैं, यानी कि नई अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आप जानिए कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है रोजगार के आधार पर, एक होता है स्वामित्व के आधार पर। ये हो गया। अब विस्तार से चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर होता है क्या, 3 प्रकार के होता है, जिसे हम बोले हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, इसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। रोजगार के आधार पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र। जैसे कि हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, अगर हम इसका निर्धारण करते हैं आर्थिक आधार पर, रोजगार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। आर्थिक आधार पर हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और रोजगार के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर में ये आर्थिक आधार पर हो गया।
अब आर्थिक आधार पर भी हम इसमें से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के विषय में। अब आपके मन प्राथमिक क्षेत्र होता है क्या, क्या होता है, क्या है? उदाहरण, योगदान प्राथमिक क्षेत्र का। आपको बता दें, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हम प्रकृति का दोहन करके जो संसाधन एकत्र करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कहने मतलब है जैसे कि मान लीजिए, आप ये बताइए, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जैसे मान लीजिए खेती है, हम तो बनाया नहीं है, ये तो प्रकृति ने दिया है। इसमें हम जो कृषि करते हैं, कृषि का काम ये है प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। दोहन जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राथमिक क्षेत्र है कहलाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको आलू का उत्पादन करना हुआ, आलू बो दिए खेत में बोएगा। और जैसे पशु है, गाय हमने तो बनाया नहीं, गाय प्रकृति का दिया हुआ है, या अर्थात जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, ईश्वर की संज्ञा देते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। यानी क्या मतलब है कि इसका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राथमिक क्षेत्र है। यानी जिसका हम प्रकृति के स्तर पर, जो प्रकृति ने, जैसे कि पेट्रोल प्रकृति ने दिया है, क्योंकि आपको भी पता है हजारों साल पहले जो पेट्रोलियम का उत्पाद बना है वो पेड़ पौधे जो दब गए थे उसी के प्रक्रिया से सड़ गल के पेट्रोल उत्पन्न हुआ। हम तो बनाए नहीं, मनुष्य ने बनाया। मनुष्य यानी प्रकृति ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं बनाया है। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्राथमिक क्षेत्र का, जैसे प्रकृति ने जो दिया, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, इसको मिटा दे पहले। उदाहरण के लिए जैसे हो गया कि उत्खनन, उत्खनन हो गया। उसके बाद पशुपालन हो गया। पशुपालन के बाद हो गया खनन, खनन के बाद हो गया वानिकी। उत्खनन से मतलब होता है जब हम पूरा तत्व, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किए हैं तो उत्खनन कहलाएगा। यानी उत्खनन मतलब जब हम कोई ऐसे स्थल की खोज करते हैं जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो, तब उत्खनन कहा जाता है। पशुपालन मतलब, पशुपालन जैसे हम किसी जो पशु हैं, हम किसी पशु को जब पालते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पाला, तो जो पशुपालन जैसे हम गाय भैंस बैल बकरी पालते हैं, ये सब कौन सा है? प्राथमिक पशुपालन। खनन यानी हम जब आर्थिक दृष्टि के अपने लाभ के लिए बहुमूल्य धातुओं या खनिज का जब हम खनन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला, हीरा, बॉक्साइट, अपभ्रक, ये सब खनन के अंदर। वानिकी मतलब होता है जो प्रकृति के अंतर्गत, जो वानिकी मतलब जैसे कि पेड़ पौधों का संरक्षण, पेड़ों का जो वन कटाव हो रहा है उन सबको देख रेख, ये सब जो हम चीजें करते हैं, ये सब वानिकी के अंतर्गत ही करते हैं। ये सब हमारा है प्राथमिक क्षेत्र है। अब प्राथमिक क्षेत्र के बाद हम इसका प्राथमिक क्षेत्र योगदान चर्चा करें, तो अभी जो प्राथमिक क्षेत्र का भी वर्तमान में जो योगदान है, तो उसका योगदान जो है अभी वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र के जीडीपी में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में
सकल घरेलू उत्पाद में 16.44% योगदान है प्राइमरी सेक्टर का। यानी सकल घरेलू उत्पाद जो हमारे जीडीपी की गणना की जाती है, तो उसमें जीडीपी में 16.44% योगदान है। और इस 16.44% है, इसमें 53% व्यक्ति अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं, यानी कि इससे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इसमें इस प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं 53% लोग। अब आप ही सोचिए, 100 में से 53 व्यक्ति जो जीडीपी में 16.44% योगदान है, मात्र उसमें महज 53% लोग ही काम कर रहे हैं। या तो एक होता नहीं है चीजें, अभी हमारी अर्थव्यवस्था इससे मूल्यांकन पता चले कितना पिछड़ा हुआ है। वैसे तो स्वतंत्रता के समय जो था कृषि, इसका योगदान जो था 55% था, प्राथमिक क्षेत्र का 55 जीडीपी में था योगदान। कब था ये? 1951, यानी स्वतंत्रता के समय 55% जीडीपी में योगदान था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होता गया, वैसे वैसे सुधार होते होते घटता गया। 55% योगदान है। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? उदाहरण, योगदान। आपको बता दें, देखिए द्वितीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से लिए गए कच्चे माल का किसी उद्योग में उसको विनिर्मित करते हैं। उसे ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र से लिए गए कच्चे माल, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हमने कच्चे माल के रूप में लिया, मान लीजिए गेहूं को जब हम किसी इंडस्ट्री या मतलब कि चक्की पे लेके गए, उसको पिसवा लिए, यानी कि उसको पिसवा लिए, पिसवाने के बाद जो आटा तैयार होता है क्या हो जाता है? वो द्वितीय क्षेत्र, यानी कि वो प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चा माल है उसको निर्मित कर आटा बना दिए, तो हो गया द्वितीय क्षेत्र। यानी कच्चे माल को हमने उसको विनिर्मित कर आटा बना दिया, ये हो गया। जैसे हमने मैदा लिया, मैदा लेके आए, उसका समोसा बना दिया, समोसा क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। साथ ही टमाटर ले आए खेत से तोड़कर, पका पका टमाटर, और पके टमाटर को सील लोढ़ा पे पीस पीस के चटनी बना दिए, चटनी बना के पैकेट में भर के बेच दिए मार्केट में, ये भी द्वितीय क्षेत्र है। और साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए धान है, धान को राइस मिल पे चावल निकाल दिया, चावल को बढ़िया से उसको पॉलिश वॉलिश करके पैकिंग भर दिए, ये भी है
यानी कि इसके उदाहरण जो होते हैं विनिर्मित यानी विनिर्माण, यानी विनिर्माण का अर्थ होता है फिर से निर्माण। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल है, प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल को क्या क्या बताए, कच्चे माल जो प्रकृति है, जैसे दूध है, अब आप बताइए दूध है प्राथमिक क्षेत्र का है ना, अब दूध को आप कढ़ाई में गरम करके उसको फाड़ के नींबू के माध्यम से उसको पनीर बना दीजिए, द्वितीय क्षेत्र हो गया। यानी उसको हम संशोधित कर रहे हैं, उसके मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। या भी नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए दूध और इसके बाद जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमें कच्चा तेल प्राप्त होता है, जब उसको रिफाइनरी में ले जाकर उसको शोधन कर दिए रिफाइनरी में, तो जैसे सही हो गया तो रिफाइनरी जाके इसके अंदर ये आ जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी हम कच्चे मटेरियल को ले जाकर उसमें संशोधित कर देते, जैसे नया चीज बना दे। आलू है, आलू खेत से खनने के बाद उसको ले चले गए चिप्स बना दिए, द्वितीय क्षेत्र का हो गया। इसका यानी कि वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है, फिर से निर्माण। और उसके बाद इसका निर्माण है, घर का निर्माण है, ईटा कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है, ईटा से घर बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो गई, ये सब क्या हो गई, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हम किसी चीज का जब मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं तो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है। कोई भी चीज, जैसे मांस है, जैसे KFC वाले ने क्या किया, KFC वाले ने जिसे बोलते हैं चिकन फ्राइड चिकन, इसमें मांस को हमने लिया कढ़ाई में तल के नींबू तल के लहसुन मिर्च लगा के प्याज लगा कर उसे बढ़िया से उसमें थोड़ा पॉप वो दे दिया, जैसे फ्रेंच फ्राइज दे दिया, कोका कोला दे दिया, तो ये सब खाते हैं, लाजवाब लजीज लगता है, आपको KFC मिलता भी है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब अंतर्गत हम सब जो ये सब अध्ययन जो मीट है प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन मीट का अगर हम उसको बढ़िया से तल भून दे क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग। चावल है, चावल को अगर हम चावल बना दे, चावल उसको फ्राई करके बढ़िया से हम फ्राई राइस बना दे, क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम विनिर्माण कर दिए, उसको खाने योग्य और बना दिए। तो ऐसे होता है पैकेजिंग, जो फूड होते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के अंतर्गत ये सब चीजें। अब जो चीजें और होती है, योगदान क्या है, योगदान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो इसकी भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में उत्पाद में 31% का योगदान है। 31% का योगदान है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, ये रोजगार का सृजन भी करता है। किस किस प्रकार का रोजगार हमें देता है, जैसे कि हमें देता है व्हाइट कॉलर जॉब, और पिंक कॉलर जॉब, ये सब जॉब हमें इसके अंतर्गत मिल जाता है। बाकी आगे हम विस्तार से भी चर्चा करते हैं इसके विषय में, जॉब के विषय में, किस किस कैटेगरी के लोग कौन कौन से होते हैं जॉब के विषय में, ये सब विस्तार चर्चा करते हैं। अब हम जानेंगे तृतीय क्षेत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। भारतीय GDP की समय क्या है, बैक ऑफ बोन है, रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है, उदाहरण और योगदान। देखिए, तृतीय क्षेत्र वह होता है जिसमें हम सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सेवा जो होती है, जैसे हम सेवा, जैसे कि मान लीजिए
जो वित्तीय सेवाएं होती है, किसी बैंक ऐप से हम जो लोन देते हैं, लोन लेते हैं किसी अब बैंक में जाकर, जैसे मान लीजिए SBI बैंक गए, हमने लोन लिया तो ये हमारी सेवा दिया, ये क्या होता है, सेवा, हमें सेवा मिला, इसको क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी क्या है, सेवाओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन। जैसे उदाहरण से समझे हम, जैसे हो गया जैसे हमारी बैंकिंग सेवाएं, परिवहन की सुविधा, शिक्षा, ये सब क्या है, बैंकिंग, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र है। जैसे अभी आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करें, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से हमने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन हमने ले आके आटा बनाया, आटा बना के हमने क्या किया, उसको मैन्युफैक्चर, द्वितीय क्षेत्र में उसको मैंने आटा बना के हम किसी ट्रक पे लाद कर किसी दूसरे स्टेट भेज दिए। यानी ट्रक जो ले जाए, ट्रक तो भैया अपनी सेवा दे रहा है ना, तो यही होते हैं, यानी कि परिवहन की सुविधा दे रहा है। तो ये होता है जैसे कि तृतीय क्षेत्र होता है, जिसमें सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी सेवाएं, एजुकेशन से रिलेटेड जो सेवाएं हमें उपलब्ध कराई जाती है, जैसे हम यातायात की सुविधा हो गई, और साथ ही जहाज की सुविधा, और जो हमें लोन वोन मिलता है, सब सेवाएं तो ही है। और साथ ही इसका योगदान GDP में, भारतीय GDP में इसका अगर योगदान की बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान है। भारतीय GDP में इसका योगदान 53.66% है, सबसे ज्यादा है। आप ही सोचिए, जो है तृतीय क्षेत्र से, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र में 53.66% है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सेवा क्षेत्र हमारे GDP का कितना अहम हिस्सा है। आजकल के जो युवा हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना के कहीं ना कहीं से अपना योगदान दे ही रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था जो भारतीय लोग हैं, यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ भारत में कम से कम 30,000 रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार सृजन, साथ ही साथ 6700 करोड़ का GDP में योगदान देते हैं। ये सब चीजें तो है ही, योगदान ही दे रहे हैं। इस समय एक कहा भी जाता है कि भारतीय समाज में या भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर एक कलंक है। जैसे कई बार होता है कि जैसे धीरे धीरे विकास होता है हमारे, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में आ गई। यानी कि हमने क्या की, छलांग लगा दिया, प्राथमिक हमने अपनी इंडस्ट्रियल पे सुधार नहीं किया, जैसे कि इंडस्ट्रियल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, हम इस पे चले आए। इंडस्ट्रियल पे सुधार हुआ क्योंकि हमने, अभी आपको पता होगा कि हमने उड़ीसा के राउरकेला, छत्तीसगढ़ के भिलाई, और क्या नाम है दुर्गापुर में, क्या नाम है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में हमने अपनी स्टील प्लांट स्थापित किया था 1956 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम, जिसे हम महानोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो इन सब के माध्यम से हुआ था, लेकिन वो बात, समस्या ये है कि जैसे हमारी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी है तृतीय क्षेत्र के माध्यम से, सब कुछ बढ़ा, लेकिन समस्या ये इसमें रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा ज्यादा मात्रा। रोजगार सृजन से मतलब यह है कि, जैसे कि रोजगार सृजन का मतलब यह है कि जैसे कि तृतीय क्षेत्र में जैसे कि लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कि हमारे भारतीय समाज में भी बहुत से निरक्षर व्यक्ति हैं, लेकिन भारत सरकार उसके अंतर्गत सब बहुत सारी योजनाएं चला रही है, इस योजनाओं के माध्यम से जैसे कि हर घर शिक्षा की पहुंच हो जाए। इसके लिए भारत सरकार असर रिपोर्ट जो निकलता है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास किया भी जा रहा है कि धीरे धीरे शिक्षा स्तर सुधरे। तो ये समस्या यही है, तृतीय क्षेत्र में जो है विशेष लोग ही जाते हैं, और इसमें लेकिन 53.66% योगदान है, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब से कोरोना आया तब से तृतीय क्षेत्र और ग्रोथ कर रहा और छलांगे लगा रहा है।
प्रमुख रूप से हमने 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया, लेकिन 2 क्षेत्र और होते हैं जिसे हम बोलते हैं चतुर्थक और पंचक क्षेत्र। इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। चतुर्थक क्षेत्र, ये भी अर्थव्यवस्था क्षेत्र है। चतुर्थक क्षेत्र जिसे बोलते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। चतुर्थक क्षेत्र में हम किसी जो विशिष्ट शिक्षा, जैसे चतुर्थक में क्या होता है, क्या है, यानी ये तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है। क्या है? तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप है। उन्नत रूप है यानी तृतीय, इसमें विशिष्ट शिक्षा यानी विशेष व्यक्ति जाते हैं। विशिष्ट व्यक्ति मतलब विशेष शिक्षण मतलब है जैसे कोई हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे उदाहरण में हम ले लें सॉफ्टवेयर डेवलपर और साथ ही साथ सांख्यिकीविद, ये सब जो होते हैं सब चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सांख्यिकीविद हो गए, ये सब चतुर्थक क्षेत्र। अब आता है पंचक क्षेत्र। इसका योगदान चतुर्थक क्षेत्र गिने चुने लोग ही हैं, इसका अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 व्यक्ति ऐसे गिने चुने हैं। अब आते हैं तो पंचक क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र में जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर में हम विशिष्ट किस्म की सेवाएं देते हैं। विशिष्ट किस्म की सेवाएं, विशिष्ट किस्म की सेवाएं। विशिष्ट किस्म की सेवाओं से हमारा मतलब ये है कि इसे गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी बोला जाता है। और विशिष्ट किस्म मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझे, जैसे कि मान लीजिए वैज्ञानिक हो गए, सलाहकार हो गए, और सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार, जैसे वेणुगोपाल राव भारतीय कानूनी सलाहकार, ये सब हो गए। वैज्ञानिक जैसे APJ अब्दुल कलाम जी, और सलाहकार कानूनी में जैसे कि जो वेणुगोपाल राव हैं, ये सब चीजें जो थे, ये सब विशिष्ट किस्म की सेवा दे रहे हैं। और जैसे कि CDS चीफ डिफेंस ऑफिसर जो होते हैं, ये CDS बोलते हैं। मुख्य जो होते हैं अधिकारी होते हैं जो सेनाओं का तीनों समन्वय करते हैं, वो सब चीजें ये सब आते हैं। बाकी साथ ही साथ जिस कंपनी के CEO होते हैं, जिसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब चीजें क्या आते हैं, पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा जॉब की कैटेगरी विषय चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे जॉब की कैटेगरी प्रथम नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब, अभी मन में पिंक कॉलर जॉब क्या होता है? पिंक कॉलर जॉब में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी शिक्षा जो है न्यूनतम स्तर पर हुई है,
यानी कि पिंक कॉलर जॉब में जैसे कि अधिकतर शिक्षा एजुकेटेड कम हुई हैं, तो वही पिंक कॉलर जॉब में करती है। जैसे लाइब्रेरियन जो होती है, रिसेप्शनिस्ट होती हैं, ये पिंक कॉलर जॉब के अंतर्गत आती हैं। पिंक कॉलर जॉब मतलब कि औसत शिक्षा हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन ये सब चीजें होते हैं पिंक कॉलर जॉब के अंतर्गत। लाइब्रेरियन ये सब चीजें होती है। जैसे कि औसत शिक्षा निम्न है। पिंक कॉलर मतलब जैसे कि अधिकतर यही सूचित कर लीजिए, पिंक मतलब होता है गुलाबी, यानी जो गुलाबी, जैसे गुलाबी होता है लड़कियों का सबसे पसंद कलर होता है गुलाबी रंग, तो कॉलर मतलब कॉलर है गुलाबी शर्ट में, तो ये क्या होता है लड़की, आपने अधिकतर रिसेप्शन पे देखा होगा किसी कंपनी के या किसी कोचिंग संस्थान के या किसी हॉस्पिटल के, तो वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट बैठती हैं अक्सर करके लड़कियाँ बैठती हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है पिंक कॉलर जॉब में अधिकतर लड़कियां ही जॉब करती है। ऐसा नहीं है कोई भी भेद है, लड़के भी जाते हैं, लेकिन पिंक कॉलर जॉब में अनुमानता लड़कियां ही जाती, क्योंकि लड़कियों के अंदर जैसे जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लेती हैं, तो घर वाले जबरदस्ती उनकी शादी करने के लिए कहते हैं, तो लड़की बगावत उतर जाती है, बोलती मैं अपना गुजारा भत्ता स्वयं से कर लूँगी। इसी के नाते वो सब पिंक कॉलर जॉब की ओर अग्रसर होती हैं। तो इसीलिए इसकी रिसेप्शनिस्ट लाइब्रेरियन की जॉब करके, जो आगे लड़की पढ़ना भी चाहें तो लाइब्रेरियन वगैरह की जॉब करके आगे पढ़ भी सकती हैं। ये पिंक कॉलर जॉब हो गया। और साथ ही साथ पिंक कॉलर जॉब के बाद हमें व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब के विषय में आपसे बताना चाहते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब ये होता है जो सफेद रंग, व्हाइट मतलब सफेद होता है, जैसे हम सफेद रंग का पहने हैं, कॉलर एकदम कालरिया है। व्हाइट कॉलर यानी जो ऑफिस जाते हैं कारपोरेट ऑफिस में, जैसे मान लीजिए कोई ओएनजीसी एमएनसी कंपनी में जा करके जॉब करते हैं, यानी कि घर पे काम नहीं करते हैं, वहां जाकर काम करते हैं, यानी कि कंपनी के ऑफिस में जाकर काम करते हैं, कंपनी के ऑफिस में जाकर काम करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब। जो आजकल तो क्लर्क वगैरह जो हो गए, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो क्लर्क हैं, जूनियर असिस्टेंट क्या नाम है, और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर, ग्रुप सीडी की नौकरी निकलती है, सब व्हाइट कॉलर जॉब है। और विशेष करके व्हाइट कॉलर जॉब की संख्या इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इसमें ये जो होते हैं व्हाइट कॉलर वाले, ये सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी पाए जाए, जैसे महानगर ही भी पाया जाए। हाँ, मेट्रो जैसे महानगरीय क्षेत्र में चलता है, जब वहाँ जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद, वो क्या नाम है, कोलकाता, और साथ ही चेन्नई, इन सब में क्या होता है जो बड़े बड़े लड़के लड़कियां हैं वो कॉल सेंटर में जॉब करने लगती हैं, और साथ ही साथ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन जाती हैं, और कोई ए सेल्स कर रहा है, कोई बाजू में सेल्स कर रहा है उनके प्रोडक्ट का, ये सब चीज़ें व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है, जो कंपनी में जाके प्रतिदिन अपनी सेवाएं देना पड़ता है। घंटे काम के घंटे में निर्धारित रहता है, आपको प्रतिदिन जाना है, 10 से 6 जाना है, 10 से 4, जो भी कंपनी के नियम हो आप उनके अनुसार काम करेंगे तो ये सब होता है व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत होता है, कंपनी के ऑफिस में जाकर। एक तीसरे नंबर का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन कॉलर जॉब। 2020 में जब से कोविड-19 आया है, ओपन कॉलर जॉब में बहुत बढ़िया है। ओपन कॉलर जॉब मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम जॉब। भाई कोविड आ गया, कोई कंपनी जाना नहीं, कंपनी चाहती है कि हमारा काम होता रहे, प्रोडक्शन होता रहे, तो इसके लिए कर्मचारी को अपने के भैया तुम आओ मत, क्योंकि कोरोना फैला है, तुम घर से ही काम करो। ये वर्क फ्रॉम होम जो जॉब है, यही है ओपन कॉलर जॉब है, वर्क फ्रॉम होम।
इसमें भी इसमें भी लोग जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से जब से संक्रमण से निपटने लगे हैं, अब निपट भी रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जॉब कंपनियों ने यह देखा, पहले ये होता था वर्क फ्रॉम होम जॉब दिया जाता था, लेकिन विशेष किसी कंपनी के लिए दिया जाता था। लेकिन कंपनी ने एक चीज देखा, जब कोविड आया, कोविड आने के बाद क्या होता है कि लोग काम करते हैं और जो प्रोडक्टिविटी रहती है ज़्यादा रहती है, कम भी नहीं रहती। जैसे ऑफिस आके कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे में क्या होता है, कंपनी गए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, एसी, ये सब सारी सुविधाएं देना पड़ता है, तो इसका उपयोग किए, बैठे काम किए, 6 घंटे काम किए। अब ये क्या हुआ, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाया, जी समझा। लेकिन घर बैठे वही व्यक्ति घर अपने लैपटॉप के माध्यम से वही 6 घंटे का काम जो उसने 3 घंटे में निपटा दिया। किसकी? ओपन कॉलर जॉब। जब से ये सब आया तब से एमएनसी जैसी कंपनियां, ये सब और विप्रो, एसेंचर जैसी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गई हैं ओपन कॉलर जॉब में। एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है, चौथा है स्क्वारलेट जॉब, स्क्वारलेट कॉलर जॉब। स्क्वारलेट कॉलर जॉब का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति फोन इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, फोन इंडस्ट्री में जो एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, जो वीडियो एडिटिंग वीडियोग्राफर होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो जुड़े होते हैं, इनको स्कॉर्लेट कॉलर जॉब बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी चल रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे शहरों में अभी हालिया में भी आपको बात बताएं, सबसे ज़्यादा अगर ये कहा नहीं जा, सबसे ज़्यादा जो आया था, एक रिपोर्ट आया था, सबसे ज़्यादा पूर्ण वीडियो पाकिस्तान में देखा जाता है। हंसने योग्य तो बात नहीं है, क्योंकि फोन देखा जाता है, उसके बाद मिस्र है, वियतनाम है, इन सब में, लेकिन पाकिस्तान में जो देखा जाता है सबसे ज़्यादा पूर्ण वीडियो, वह भी किसके ना, वह भी सबसे ज़्यादा जंतुओं के नाम का देखा जाता है। जंतु नाम मतलब कि जैसे कि कुत्ता का, सुअर का पूर्ण वीडियो ज़्यादा देखा जाता है। नाम भी सर्च करते हैं गूगल पर, बाकायदे से आया था प्रकाशित लेख में। तो स्कॉर्लेट कॉलर जॉब में यही सब होता है चीज़ें। अब हम पांचवें विषय चर्चा करते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब में जो कोई व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा के, जैसे सोलर गैस, और ग्रीन पीस, से जुड़ा हुआ हो, सोलर गैस, ये सब कार्यों से अगर जो, जैसे कि, और साथ ही साथ जैसे कि पवन हो गया, क्या नाम है, भूतापी ऊर्जा हो गया, जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब ये होता है कि कोई प्रदूषण नहीं है, तो इसके लिए सोलर गैस, ग्रीन पीस, ये सब कंपनियों में जो काम करता है, उत्पादन में भागीदारी है, तो ग्रीन कॉलर जॉब उसको कहा जाता है। एक होता है ऑरेंज कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब के अंतर्गत जो कैदी होते हैं, कैदियों से जो काम कराया जाता है, जेल के कैदियों से जो काम कराया जाता है, कैदी मतलब जेल से या लो या बथुआ मजदूरी, उसे हम ऑरेंज कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इनकी दयनीय स्थिति भी रहती है, और साथ ही साथ हम सब ने देखा भी होगा कि जब किसी व्यक्ति को सजा भी मिलती है, उसको मिलता है किसी किसी को 10 साल की सजा में सश्रम कारावास मिलता है, यानी श्रम सहित कारावास। तो कैदी जो काम कराया जाता है जितने घंटे, वो ऑरेंज कॉलर जॉब, यानी जो कैदी काम करते हैं उनको कहा जाता है ऑरेंज कॉलर जॉब।
यानी ऑरेंज मतलब होता है संतरा, यानी संतरा मतलब नारंगी। नारंगी इसलिए होता है, कहीं कहीं आप किसी किसी जैसे स्वीडन उडन में जाएंगे, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, अमेरिका की जेलों में, वहाँ जो कैदियों के कपड़े का रंग होता है, जो कैदियों का ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, ऑरेंज रंग का होता है। इसीलिए ऑरेंज कॉलर जॉब इसे बोला जाता है, जो कैदियों से काम कराया जाता है। एक होता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब में जब कोई व्यक्ति मान लीजिए आईटी सेक्टर में काम करता हो या किसी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता हो, उसको रिटायर हो गया, यानी 65 साल से जो अधिक के व्यक्ति जो अपनी सेवाएं देते हैं, इसमें आईटी प्रोफेशनल के तौर पे, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रे कॉलर जॉब। अब ग्रे कॉलर जॉब के बाद आते हैं ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर जॉब से आते हमारा है जो माइनिंग में काम करते हैं। आप जानते हैं कोयले की जो माइनिंग होती है, माइनिंग में ब्लैक मतलब कि काला, कोयले का रंग काला होता है। जो व्यक्ति होते हैं माइनिंग में गए, काला हो गए, कपड़े उनके मैले हो जाते हैं, काले रंग, जिसमें माइनिंग वाइनिंग करते हैं, उनको ब्लैक कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये भी है हमारी इस कैटेगरी में डिवाइड। नौवा एक और होता है गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत जो प्रोफेशनल विशिष्ट किस्म की सेवा देने वाले होते हैं, जो स्पेशल सर्विस देते हैं। जैसे भी आपको बताए थे, स्पेशल सर्विसेज मतलब कि कंपनी के सीईओ हो गए, और साथ ही साथ एमडी हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, और कानूनी सलाहकार। ये सब आते हैं गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे हमारी जो जॉब करने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह सब हमारे काम करने की दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे काम करता है। ये सब चीजें दर्शाता है कि किस किस अवस्था में काम करता है। तो इससे हम जान पाएंगे हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार के लोग हैं, कौन ब्लैक माइनिंग करता है। जैसे कि ब्लैक कॉलर जॉब है, इससे पता चल जाएगा कि सरकार को, जैसे कोई अगर सरकार अगर सर्वे करना चाहती है व्यक्ति को, कोई माइनिंग से जुड़ा है, कितने प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, कितने वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, कितने स्क्वार्टेड यानी कोई पोर्न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें हमें पता चल जाता है ये सब जॉब के माध्यम से। बाकी चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी विराम देते हैं, बाकी बात हम कल की लेक्चर में चर्चा करते हैं।